मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट VSP। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईओएस का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। ये आपका चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है आपका। ठीक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने सिविक्स का यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है 10वीं क्लास का, इसका 15 चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज आइकन बटन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे भी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर आपका है 16 चैप्टर जिसका नाम है मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि ये मौलिक का मतलब क्या होता है। मौलिक का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? आवश्यक, यानी कि वो चीज़ जो क्या होती है, आवश्यक होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मौलिक बोलते हैं। तो अब हमें समझ में आ जाएगा, मौलिक अधिकार यानी कि आवश्यक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यानी कि आवश्यक कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य समझते हो क्या होता है? अधिकार जो हमें कोई काम करने की अथॉरिटी देता है, परमिशन देता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। और कर्तव्य बोलते हैं कि जो हमारी ड्यूटी होती है, हमें जैसे अधिकार मिलता है कि हम 18 वर्ष के हो गए तो वोट डालने का क्या है? आपको अधिकार है। तो आपको कर्तव्य क्या बनता है कि आप देश के लिए एक अच्छा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है वो सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति तो खैर हम सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री के चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के चुनाव हो, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है अधिकारों तथा कर्तव्यों का अर्थ और महत्व। अर्थ मतलब होता है कि उसका डेफिनेशन बताइए, महत्व का मतलब होता है इंपॉर्टेंस बताइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, आपने नाम सुना होगा मांग का, सुना है? दावा का मांग, दावा का मतलब दावा शब्द आपने सुना है। इसके अलावा एक होता है अधिकार। ये तीन चीज़ें यहाँ पे होती है, एक होता है मांग, दूसरा होता है दावा, तीसरा होता है अधिकार। आपने सुना होगा डिमांड। डिमांड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मांग। दावा बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, मैं तो दावा ठोक रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अधिकार वो बोलते हैं कि एक जो राइट्स होता है हमारा, उसको बोलते हैं। अब मैं तीनों में अंतर बताता हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ये तीनों एक ही तो नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन ये तीनों एक नहीं है। अगर आप ये तीनों को समझ जाते हो तो चैप्टर तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा, चुटकी में समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। मांग क्या होता है? डिमांड होता है कि एज आप किसी से डिमांड करते हो, अपने पापा से डिमांड कर लिए कि मैं 10वीं पास आउट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मुझे एक फ़ोन दिला देना। इसको क्या बोलते हैं? मांग बोलते हैं। जो कि क्या होता है? 0 भी होता है और 100 भी होता है। मतलब क्या है कि अगर आप पास हो गए तो डिपेंड करता है पापा के ऊपर कि आपको फ़ोन दिलाएं। अगर नहीं दिलाते हैं तो 0% यानी कि नहीं मिलेगा आपको फ़ोन, लेकिन दिला देते हैं तो 100% यानी कि आपको मिल जाएगा। तो डिपेंड किसके ऊपर है? मम्मी पापा के ऊपर। तो 0 यानी कि पूरा हो गया तब तो 100% मिल जाएगा, नहीं हुआ तो उसकी कोई लीगल अथॉरिटी है नहीं कि आप केस तो करोगे नहीं, पापा ने हमें फ़ोन तो दिलाया नहीं, है ना। तो मांग का मतलब होता है एक्चुअल में जो डिमांड होता है, जो भी हम मांगते हैं पापा मम्मी इनसे, ये चीज़ समझना। मांग। दावा क्या होता है? दावा होता है 50-50% का रेशियो होता है। इसमें क्या होता है? दावा हम तब करते हैं जब हमें 50% श्योरिटी होती है कि वो चीज़ मेरा हो, वो चीज़ मेरा हो। और अधिकार क्या होता है? 100% श्योरिटी होती है कि जो भी चीज़ आपका है वो है। अब दावा और अधिकार में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 50-50% या 100% का अर्थ क्या है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आज के टाइम पे देखते हो चोरी चकारी बहुत होती है। अगर सपोज क्या होता है कि आप कहीं जाते हो और आपका ये फ़ोन क्या होता है? चोरी हो जाता है। ठीक है, आपका फ़ोन चोरी हो जाता है। आप इसकी कंप्लेन लिखवाते हो पुलिस स्टेशन में और कंप्लेन लिखवाने का नतीजा ये निकलता है, आपको पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़ोन मिलते ही नहीं है, चाहे आप कंप्लेन कर लो चाहे कुछ भी कर लो, है ना। चोरी हो गई तो हो गई। तो आपने कंप्लेन तो अपने हिसाब से लिखवा लिया, चलो कोई बात नहीं। आपने देखा एक हफ्ते के बाद कि जो आपके पास फ़ोन था एज इट इज़ फ़ोन किसी के हाथ में है, तो आप क्या कहोगे? ये तो फ़ोन मेरा है। आप जाओगे बात करोगे, कहोगे ये तो फ़ोन मेरा है। वो कहेगा भाई ये तो फ़ोन मेरा है।
क्योंकि फ़ोन जैसे फ़ोन तो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ही फ़ोन हो, तो फ़ोन जैसे फ़ोन हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, दावा ठोक दिया कि भाई ये फ़ोन मेरा है। उसने भी बोला भाई फ़ोन मेरा है, आप कैसे बोल रहे हो। अब ये बात पहुंच गई पुलिस स्टेशन में और वहाँ से पहुंच गई कोर्ट में। अब वहाँ पे आपने क्या बोला कि भाई ये फ़ोन मेरा है, उसने बोला भाई फ़ोन मेरा है, तो मतलब जो न्यायालय रहेगा वो क्या देखेगा, न्यायाधीश क्या देखेगा, तो वो ये देखेगा ना कि ये फ़ोन किसका है, इसका बिल लाओ। आपसे दोनों लोग से बिल मंगाएगा। अब बिल में चीज़ें चेक की जाएगी कि फ़ोन किसका है। अब सपोज़ फ़ोन वो उस भाई का निकलता है, उस बंदे का निकलता है, सपोज़ उस बंदे का निकलता है वो फ़ोन, तो पता कैसे लगा हमें, बिल के हिसाब से लगा। दावा आपने भी ठोका था, हो सकता था कि ये फ़ोन आपका है क्योंकि एज इट इज़ फ़ोन दिखाई दे रहा था। तो दावा क्या होता है, जिसमें 50-50% चांसेस होते हैं कि वो फ़ोन आपका भी हो सकता है, वो फ़ोन उसका भी हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं, दावा बोलते हैं। लेकिन अधिकार की अगर बात करें तो 100%। अब देखो मतलब न्यायाधीश ने क्या देखा, बिल देखा और उसके बाद बोल दिया कि भाई ये जो फ़ोन है इस भाई का है क्योंकि इसके पास बिल है और आपका बिल मैच नहीं कर रहा है। तो वो फ़ोन किसका हो गया, उस बंदे का हो गया ना। अब उसके पास 100% अथॉरिटी है कि वो अपने पास फ़ोन रखेगा। क्यों, क्योंकि इसको अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया जिसको एक्सेप्ट किसने किया, कानून ने एक्सेप्ट कर लिया, समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी वजह से 100% मिल गया। चीज़ें समझ में आ गई। मांग, जो एक्चुअल मांग, जो हम कुछ भी मांग कर लेते हैं उसकी बात हो रही है। दावा समझ में आ रही होगी, 50-50%, यानी कि आप दावा ठोकते हो सबूत के आधार पे, शक के आधार पे। और अधिकार समझते हो वो चीज़ जिसमें 100% श्योरिटी होती है, उसे अधिकार बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो आपको कैसे समझ में आता है, ध्यान से देखिएगा। अधिकार, अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार, अपेक्षित का मतलब होता है एक्सपेक्ट किए गए, ठीक है, ऐसे अधिकार जो उनके स्वयं के व्यक्तिगत के विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जो अधिकार होता है, जो इसकी बात कर रहा हूँ, इसको क्या होता है, ये मान्यता प्राप्त होता है, चाहे समाज का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो, मान्यता प्राप्त होता है। जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देता है, कुछ करने या कुछ पाने का हक देता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिकार। जैसे आपके मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, आपको अथॉरिटी है, कहीं पे भी आने जाने की फ्रीडम है, आपको कहीं ज़मीन खरीदने की फ्रीडम है, तो ये सारे आपके अधिकार हैं, राइट्स हैं। इसी चीज़ की बात हो रही है और इसकी गवर्नमेंट परमिशन देती है। कर्तव्य समझते हैं क्या होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको अधिकार किसी चीज़ का मिलता है तो उसके साथ आपको कर्तव्य भी जुड़ जाता है। अब सपोज आपको अधिकार मिल रहा है कि आप भारत के नागरिक हो, अधिकार मिल रहा है, तो आपका कर्तव्य क्या हुआ कि भारत के नागरिक होने की वजह से आपको भारत का सम्मान करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के सपोर्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैंने वोट का भी दिया था कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हो तो गवर्नमेंट आपको अधिकार दे देता है वोट डालने का। तो आपका एक कर्तव्य भी होता है कि अगर आपको अधिकार मिला है वोट डालने का तो आप एक अच्छे सरकार का चुनाव करो। ये क्या हो जाता है, आपका कर्तव्य हो जाता है। तो अधिकार मिलने के साथ साथ व्यक्ति को कुछ कर्तव्य मिलते हैं। जैसे अध्यापक का कर्तव्य है छात्रों को शिक्षा देना, ऐसे ही माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। ठीक है, वास्तव में अधिकार तथा कर्तव्य जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए। मैंने बताया जहाँ अधिकार है वहाँ पे कर्तव्य है। ठीक है, जिनके ठीक से पालन करने से जीवन सरलता से चल सकता है ना, सरलता से चल सकता है। चीज़ें समझ में आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है मौलिक अधिकार क्या होता है। मैंने एक लाइन में बताया मौलिक का मतलब होता है आवश्यक, अधिकार का मतलब होता है राइट्स यानी कि अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो बहुत व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं, और इम्पोर्टेंट होने के नाते ये गवर्नमेंट द्वारा लोगों को प्रोवाइड किया गया है, संविधान द्वारा लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ अधिकार दिया गया है, ये संविधान ने अधिकार दिया गया है, इसमें कोई भी राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। विकास तो कर सकता है, अधिकार नहीं है तो भी जी खा लेगा, लेकिन पूर्ण विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं अधिकार जो होते हैं आपके 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
जिसका वर्णन किया गया है 23 से लेकर 24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन किया गया 25 से 28 में, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जिसका वर्णन किया गया 29 से 30 में, और इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में इसका वर्णन किया गया है। अब एक एक लाइन में समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है। समानता का अधिकार, सारे लोग बराबर हैं। जैसा आप देखते हो स्कूल में समानता को बरकरार रखने के लिए ड्रेसेस लागू की गई है ताकि बच्चे आपस में भेदभाव ना करें। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हो कोई भी काम करने के लिए, कहीं पे बसने के लिए, कहीं घूमने के लिए स्वतंत्र हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी उसके अधिकार है कि आप वो जाके केस वेस कर सकता है उसके खिलाफ जो भी उसका शोषण कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि आप फ्री हो कोई भी धर्म मानने के लिए, कोई भी मतलब पूजा पाठ करने के लिए आप फ्री हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। जो भी धर्म को मानना है आप उसको मान सकते हो, बशर्ते एक आस्था होनी चाहिए आपके अंदर। आगे बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपके पास छठा मौलिक अधिकार है, आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, और न्यायालय क्या जारी करेगी, रिट जारी करेगी। अब ये रिट क्या होता है, आप मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाओगे, न्यायालय एक पर्चा जारी करेगी, उस पर्चे को क्या बोलते हैं, रिट बोलते हैं। ठीक है, और ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अभी आप में इम्पोर्टेंट तो है नहीं रिट समझाना, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर इसके बारे में जानना है तो आप 11th क्लास की वीडियो देखिएगा, जो CBSE का मैंने बना रखा है। 11th क्लास की वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर, उसमें मैंने रीट के बारे में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान, इसको जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। किसमें, भाग 3 में किया गया है। तो पहला चीज़ हमने क्या पढ़ा, समानता का अधिकार। तो देखते समानता का अधिकार किन किन क्षेत्रों में, जैसे कानून के समक्ष समानता, सभी कानून के समक्ष समान है। दूसरा, कानून का समान संरक्षण, कानून सबके लिए एक प्रकार की सुरक्षा बरकरार करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि इसमें ये बोला गया है कि अगर आप धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव करते हो तो ये गलत है, कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी वजह से समानता का आधार पे ये बोला गया है कि चाहे आपका धर्म अलग हो, लिंग अलग हो, भेदभाव मतलब जन्म स्थान अलग हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये आपका अधिकार है। आगे, रोजगार में अवसर पाने की समानता, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ये भी आपका समानता का अधिकार है। पदवियों का अंत, लेवल का अंत कर दिया गया है। आप अपनी पदवी नहीं दिखा सकते कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, मैं ये हूँ तो मुझे मिलनी चाहिए। अगर आप कुछ लायक हो तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट को भी रखा जाएगा। तो यहाँ पे पदवियों का अंत कर दिया गया, लेवल जो होते हैं ना उसका अंत कर दिया गया है। आगे, छुआछूत की समाप्ति, इसका मतलब ये है कि जो पहले अनटचबिलिटी चलती थी, जिसको जैसे ये खासकर ब्राह्मणों में चलते थे, ब्राह्मण क्या करते थे, अछूतों को नहीं छूते थे। ठीक है, बहुत ही, आपने मांझी पिक्चर देखा है, मांझी द माउंटेन मैन, उसमें देखना वो जो सब बराबर वाला जो गाना होता है, तो उसमें देखो जाके वो टच कर देता है जमींदार के बेटे को, तो वो क्या करता है, उसको मारने लगता है। फिर वो दिखाता है, देखो पेपर में निकला हुआ है कि छुआछूत का अंत हो गया है ना। तो वो कहता है कि वो सबके लिए अंत हो गया, हमारे लिए नहीं अंत हुआ है, तू हमें थोड़ी ना छू सकता है। तो ये वो, तो छुआछूत की समाप्ति आज के टाइम पे हो गई, सारे लोग बराबर हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है सारे इंसान हैं, भगवान का दिया गया एक अंश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो समानता का अधिकार ये हो गया। आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी हो गई। इसके अलावा धार्मिक मामलों के प्रबंधन और ख़ास तरह के संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। जैसे देखते हो कि आप अगर आस्था चैनल पे देखते होगे तो बहुत सारे जो गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। ठीक है, लोग जाते हैं, बल्क में जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। तो निर्देश देने का अधिकार है सभी को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको निर्देश देने का अनुसार मतलब अधिकार है। हाँ, वो चीज़ जो आप दे रहे हो, दीक्षा जो दे रहे हो, शिक्षा जो दे रहे हो, वो चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए लोगों में, बाकी आप सारा चीज़ कर सकते हो। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्र, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल स्वतंत्रता, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप भाषण दे सकते हो, अभिव्यक्ति बातचीत करने की आज़ादी है, शक्तिपूर्ण ढंग से जमा होने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने के लिए और सभा करने की स्वतंत्रता, ये भी आपके पास अधिकार है, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अलावा भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की रक्षा करना, ठीक है। और दैहिक का मतलब होता है अगर सपोज कोई भी आप पे आक्रमण कर रहा है, मर्डर कर रहा है या फिर लेके हथियार दौड़ा रहा है, तो आप अपने ज़िंदगी की रक्षा करने के लिए आप उस पर आक्रमण कर सकते हो, ये आपके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, कोई भी पेशा चुनने का, पेशा का मतलब होता है कुछ भी आप चुन सकते, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाओ, वकील बनना है वकील बन जाओ, टीचर बनना है टीचर बन जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये भी आपके पास अधिकार है। आगे, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, इनके भी अधिकार होते हैं कि अगर शोषण हो रहा है जेल में तो इनके पास भी अधिकार होता है कि ये दायर कर सकते हैं उन जेल के जो कर्मी हैं, यानी कि आप बोल सकते हो जो भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो भी लोग हैं, ठीक है, हवलदार हैं, पुलिस लोग हैं जो आपकी देख रेख कर रहे हैं, अगर वो मिसबिहेव करते हैं आपके साथ तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके अधिकार हो गए। आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब ही समझ में आता है कि किसी बंदे का शोषण हो रहा है तो इसके विरुद्ध भी अधिकार होता है। जैसे बधुआ मजदूरी, आप अगर छोटे बच्चों से काम कर रहे हो, जबरदस्ती काम करा रहे हो, तो उस पर क्या है, रोक लगा हुआ है और इसी वजह से शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ये 2 बार लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं जोखिम वाले कामों में बच्चों से काम लेने पर रोक, यानी कि मजदूरी नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते जोखिम वाले कामों में, ठीक है। और इसके अलावा 18 वर्ष से पहले वाले बच्चों को भी आप काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो मैंने पहले ही आपको बताया सबको अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का भी अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें शैक्षिक में एक चीज़ है कि जैसे 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको फ्री में शिक्षाएं मिलती हैं ताकि वो पढ़ पाएँ। 1 से लेकर 8वीं तक गवर्नमेंट भी फ्री देती है ताकि बच्चे पढ़ पाएँ। तो शिक्षा और संस्कृति का हमारे पास अधिकार होता है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। अगर सपोज इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। और कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, सबसे ऊपरी न्यायालय में जा सकते हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो आप अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, ये इसका आपके पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको और बता दूं, तो ये तो हमने पढ़ा नीचे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें तो एक मौलिक अधिकार और दिया गया था, लेकिन उसको 1978 में उसको हटा दिया गया। इसके पीछे रीज़न था, संपत्ति का अधिकार दिया गया था जो कि मौलिक अधिकार में था, उसको हटा दिया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, अदरवाइज ये कानूनी अधिकार है, लेकिन न्यायालय में आप नहीं जा सकते। अगर जाते भी हो तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है इस वजह से। पहले मौलिक अधिकार में था, फिर 1978 के बाद इसको हटा दिया गया, लेकिन एज कानून के इसकी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 19F को संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। हालांकि इसके हटाए जाने का अर्थ यह नहीं कि संपत्ति का अर्जित करने या बेचने का अधिकार नहीं रख सकते। नागरिकों को अभी भी यह अधिकार है, परंतु अब मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार मात्र है। कहने का मतलब ये है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, बस कानूनी अधिकार मतलब हो रखा है। आगे बात करते हैं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 32वां जो हमारा अनुच्छेद है उसमें जो संवैधानिक अधिकारों का अधिकार का वर्णन किया गया है, उसी को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो 6ठा मौलिक अधिकार है जिसकी वजह से हम न्यायालय में जा सकते हैं। अगर 6ठा मौलिक अधिकार नहीं होता तो अधिकार लागू हो पाते नहीं हो पाते, तो इसी वजह से इसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है।
आगे बात करते हैं मूल कर्तव्य क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अधिकारों के साथ साथ आपको कर्तव्य मिलते हैं, और मूल यानी कि आवश्यक कर्तव्य माने होता है आपकी ड्यूटी, जो आपकी आवश्यक कर्तव्य होते हैं उसे मूल कर्तव्य बोलते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तो इसमें मौलिक जो कर्तव्य थे उसको लागू नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि लोगों ने ये सोचा था, संविधान के निर्माता ये सोचे थे कि ये तो मौलिक कर्तव्य है, ये तो लोग को खुद समझ में आना चाहिए कि अब सपोज मेरा घर बन रहा है तो घर की सेफ्टी करना रखना ये किसकी जिम्मेदारी? घर के लोगों की जिम्मेदारी है। अब इसके लिए तो कोई नियम कानून नहीं बनेगा ना। तो ऐसे ही देश आज़ाद हो गया। अब देश को आज़ादी को बरकरार रखना, देश की इज्जत करना ये नागरिकों का अधिकार है। इसके लिए क्या कानून बनाया जाएगा? इसी वजह से उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। ठीक है, तो ये आशा की गई थी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरीके से करेंगे, परंतु जैसा आशा की गई थी वैसा नहीं हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 51 में 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने कर्तव्यों को? 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। पहले ये नहीं था। जब लोगों ने इसका पालन अच्छी तरीके से नहीं किया तो 1976 में लागू कर दिया गया 10 मूल कर्तव्य। आगे चल के ये एक और मूल कर्तव्य जुड़ गया है, अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, तो निम्नलिखित 10 मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं, जैसे संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे स्वतंत्रता के लिए कई सारे ऐसे बलिदानी थे, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने क्या किया था, देश को आज़ाद करवाया था, फ्रीडम फाइटर। तो आगे क्या हुआ कि इनके जो बलिदान थे उनको हमें याद करना चाहिए, उनको हमें हृदय में रखना चाहिए, और इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी उनकी तरह आंदोलन करना चाहिए। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना चाहिए। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, देश को ज़रूरत पड़ती है लोगों की, तो उस टाइम पे अपना योगदान भी दें। नागरिकों में भाईचारा बनाकर रखें, ये भी एक प्रकार का कर्तव्य है। तो 5 कर्तव्य हो गए। 5 कर्तव्य की और बात कर लेते हैं। हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति बनी है ये मिश्रित है, कोई एक संस्कृति नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि राज्य इतने सारे हैं तो इनकी अलग अलग संस्कृतियां भी हैं। तो ये गौरवशाली जो परंपरा है इसके महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस को समझें और उनका संरक्षण करें। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की, उनके अंतर्गत वन, झील, नदी, अन्य वन्य जीव जो होते हैं उनकी रक्षा करें। जो झील हो गया, नदी हो गए, इसके अलावा वन हो गया, वन में रहने वाले जो जीव हो गए उनकी भी रक्षा करें और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, जो वैज्ञानिक खोज करते हैं उनकी, मानवतावाद, मानव यानी कि हर एक व्यक्ति जो समान है, ठीक है, जो व्यक्तियों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है उनकी रक्षा करें। ज्ञानार्जन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना तथा सुधार की भावना अपने माइंड में हमेशा विकसित करके रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उनकी रक्षा करें और उन हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल हो गया, और सामूहिक गतिविधि होती है जो सबके लिए की जाती है, जो भी कार्यविधि होती है उनमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। एक तो पर्सनल हो गया, दूसरे समूह यानी कि लोगों के लिए जो भी विकास की भावना होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योगदान दें। और ये भी आपका एक प्रकार का कर्तव्य है, क्योंकि आप विकसित होगे, आपका समाज विकसित होगा तो इससे देश विकसित होगा। ठीक है। और मैं जैसा कि बात कर रहा था कि एक और मूल कर्तव्य हमारे जुड़ चुके हैं, तो कौन सा है? 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को अपने माता पिता या अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। यानी कि ऐसे बच्चे जो 6 से लेकर 14 वर्ष के हैं उनको अपने माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ये भी एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का मूल कर्तव्य है। और इसको 86 संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ लिया गया था। तो इस तरीके से ये 11 आपके मूल कर्तव्य हो गए। ठीक।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? एज ए बनावट आप समझ सकते हो ये क्या है। तो ये कर्तव्य प्रकृति से आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब नियम कानून, ये आचार संहिता है। अतः इसके पीछे कोई कानूनी अनुशासित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे? मौलिक अधिकार। क्या पढ़ा है? मौलिक अधिकार। आपको 3 चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, एक मौलिक अधिकार, एक जो अगला जो आपका चैप्टर है, जो आपका 18 चैप्टर है, ठीक है, ये तो आपका 17 जो चैप्टर है उसमें लेकर दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक होता है आपका मूल कर्तव्य। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मौलिक अधिकार हो गए जो व्यक्ति के लिए दिए गए, इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए, किसके लिए दिए गए हैं? ये राज्य के लिए दिए गए हैं ताकि वो अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर पाए। और मूल कर्तव्य क्या होते हैं? अगर हमें अधिकार मिल जाता है तो हमें एक कर्तव्य मिलता है कि आप उस कर्तव्य का निर्वाह करो, ठीक है। मौलिक अधिकार के लिए आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या किसी भी कोर्ट में जा सकते हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप कोई भी लीगली तौर पे आप कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये बात याद रखिएगा, कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते। मूल कर्तव्य, अगर हनन हो रहा है मूल कर्तव्य का या फिर आप अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो कोई भी कानूनी एक्शन आप पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो ये लिखा है, ये कर्तव्य प्रकृति से आचार संहिता है, अतः इसके पीछे कोई भी कानूनी अनुशासित नहीं है, ठीक। अच्छा, इसका अर्थ है कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर, अर्थात मौलिक कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं किए जाने पर नागरिकों को दंडित नहीं किया जाएगा। अब सपोज जैसे 6 से लेकर, जैसे अभी हमने लास्ट 11वें कर्तव्य की बात की ना, इसके 11वें कर्तव्य की हमने क्या बात की? 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी, किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा। अब सपोज कई बार ऐसा होता है कि घर की स्थिति नहीं होती है पढ़ाने की, तो चलो गवर्नमेंट सुविधा निकाल रखी है फ्री में पढ़ाया जाए, लेकिन सपोज कोई ऐसी स्थिति आ गई जिस टाइम पे उस बच्चों को काम करना पड़ गया है ना, या कुछ और रीज़न रह गया जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप पेरेंट्स पे, माता पिता पे आप क्या करो? केस ठोक दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी वजह से लिखा गया है कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर, मौलिक कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं किए जाने पर नागरिकों को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अपराधीजनक अगर होगा तो उस टाइम पे किया जाएगा। अब जैसे आपका कर्तव्य ये भी होता है कि आतंकवादियों के बारे में अगर आपको सूचना पता है कि भाई ये बंदा आतंकवादी है, तो उसका जल्द से जल्द रिपोर्ट करना किसमें? पुलिस स्टेशन में, लेकिन आपने किया ही नहीं। अब ये दूसरे व्यक्ति को पता था कि आपको ये बात पता थी, अब उसने जाके बोल दिया, तो उस टाइम पे आप एक मुजरिम ही ठहरोगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ठहरोगे, मुजरिम ही ठहरोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अपने तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ, सारी चीज़ मैंने समझाया है। और वीडियो कैसे लगती है लाइक करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में, सर्कल में शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ, स्पेशली बना रहा हूँ NIS वाले बच्चों के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और बाकी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि ये जो पूरा चैनल ही बनाया गया ना, SST के लिए बनाया गया, टोटली SST के लिए बनाया गया, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन होता, कोई डाउट्स होता, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको नंबर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर जाके व्हाट्सएप पे ऐड कर लेना, आप मुझे मैसेज कर लेना, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारा चीज़ मैंने पढ़ाई दिया, और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।